दोस्तों, अपने लॉन्च के 47 ईयर के बाद क्या अब वोयेजर 1 अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। और तो और ये अब हम मानव से इतना दूर जा चुका है कि जिस जेम्स वेब टेलीस्कोप से कनेक्ट करने के लिए हमें 5 सेकंड का समय लगता है, वहीं इस वोयेजर 1 तक सिग्नल पहुंचाने के लिए लगभग 20 घंटे 30 मिनट लगते हैं। मतलब कि 2 वे कनेक्शन के लिए लगभग 2 दिन का समय लगता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे वोयेजर 1 अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है और वो क्या खुद को इस मुश्किल से बचा पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जब वोयेजर 1 लॉन्च हुआ था तो वो लॉन्च के समय पर अबॉर्ट होने से सिर्फ 3.4 सेकंड से ही बच गया। यानी कि जब से 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था तो लॉन्च के समय इसके सेकंड स्टेज के रॉकेट में कुछ ग्लिच आ गया था, जिस करके सेकंड स्टेज के रॉकेट में इग्निशन स्टार्ट हो ही नहीं पाया था, जिस करके साइंटिस्ट ने उस समय उसे रिवाइव करने की कोशिश भी करी पर वो असफल रहे। तो फिर मजबूरन साइंटिस्ट को दूसरे प्रोपेलेंट का इंजन इग्नाइट करना पड़ा ताकि रॉकेट ऊपर जाना बंद ना कर दे और नीचे ना गिर जाए। तो फिर उस समय जैसे ही वोयेजर 1 अपने ऑर्बिट में पहुंचा तभी जस्ट 3.4 सेकंड में ही उसका सारा फ्यूल खत्म हो गया था। यानी कि अगर रॉकेट 3.4 सेकंड से देरी से चल रहा होता तो वो अर्थ पर क्रैश भी हो सकता था। यानी कि वोयेजर 1 अपने क्रैश से जस्ट 3.4 सेकंड पहले ही बचा था। और दोस्तों, जो फ्यूल इस समय यूज किया गया था उसे साइंटिस्ट के द्वारा मिशन के काफी देर बाद वोयेजर 1 को फीड प्रदान करने के लिए किया जाना था। तो दोस्तों, ये सब बातें ये दिखाती है कि साइंटिस्ट के लिए वोयेजर 1 को लॉन्च करना कितना स्ट्रगल का काम रहा होगा। तो दोस्तों, इस करके लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि वोयेजर 1 ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, पर फिर जो हुआ वो सीधा हिस्ट्री बन गई। वोयेजर 1 ने न केवल जुपिटर, सैटर्न बल्कि आउटर स्पेस की अच्छे से क्लोज इमेज ली और साथ में 25 अगस्त 2012 को इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट भी बना। और दोस्तों, यही इंटरस्टेलर स्पेस ही है जो इस वोयेजर 1 के मौत का कारण भी बनेगा, क्योंकि जैसे ही वोयेजर 1 इंटरनल सोलर सिस्टम से निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में गया वैसे ही उस पे सोलर पार्टिकल का असर कम होने लगा और साथ ही में उस पे इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन हेवीली पड़नी शुरू हुई, जिस करके वोयेजर 1 के कई मैकेनिज्म में माल फंक्शन होना शुरू हो गया। क्योंकि वोयेजर 1 को सिर्फ 5 साल की सर्विस के लिए ही डिजाइन किया गया था, पर वो तो साइंटिस्ट की मेहनत और कुदरत का करिश्मा था कि वो 47 ईयर तक यूं ही काम करता आ रहा है। और दोस्तों, फिर समय आया 2017 का, जब वोयेजर 1 का प्राइमरी थ्रस्टर खराब होने लगा तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक बार वोयेजर 1 में लगे सेकेंडरी थ्रस्टर को स्टार्ट करने का ट्राई किया जाए। और सरप्राइजिंगली जो थ्रस्टर काफी सालों से ऑन नहीं किया गया था वो सेकेंडरी थ्रस्टर पहली बारी में ही सक्सेसफुली काम करने लग गया। और फिर वोयेजर 1 में अगला इशू आया 2019, जब साइंटिस्ट को सबसे खतरनाक फैसला करना था कि वोयेजर 1 के कौन से पार्ट को डीएक्टिवेट किया जाए। क्योंकि जब वोयेजर 1 को डिजाइन किया गया था तो इसमें पावर सप्लाई के लिए आरटीजीएस का यूज किया गया था, जो कि एक प्लूटोनियम 238 डीके होने से पावर जनरेट करता था। और जैसे कि इसके डीके होने की भी कोई पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है और ये प्लूटोनियम 238 हर साल 4 वोल्ट लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी कि आज के समय में ये अपने शुरुआत के टाइम के हिसाब से 45% कम पावर जनरेट करता है, जिस करके वोयेजर 1 अच्छे से काम कर पाए इसके लिए साइंटिस्ट को वोयेजर 1 के अनयूजफुल पावर कंजप्शन को कट करना था, जिस करके साइंटिस्ट के द्वारा वोयेजर 1 में कई पावरफुल हीटर्स को बंद किया गया ताकि वो एनर्जी को स्टोर कर पाए। तो चलो, वोयेजर 1 ने तो इससे भी झेल लिया था। तो फिर वोयेजर 1 के साथ अगली दिक्कत आती है नवंबर 2023 में, जब वोयेजर 1 कुछ ऐसे सिग्नल जनरेट करने शुरू कर देता है कि जिसे कोई भी ह्यूमन समझ नहीं पाता। तो होता यूं है कि नवंबर 2023 को एफडीएस यानी कि वोयेजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम कुछ अलग ही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यानी कि आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर सिस्टम 01 यानी कि लो लेवल या फिर बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं। वैसे ही होता क्या है कि अर्थ से सक्सेसफुली वोयेजर 1 तक डेटा भेजा तो जा रहा था, पर वोयेजर 1 से अर्थ तक डेटा ट्रांसमिट होने में दिक्कत आ रही थी। यानी कि वोयेजर 1 कुछ समय से ऐसी बाइनरी वैल्यू जनरेट कर रहा था जिसका साइंटिस्ट को कोई भी पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा होता है। और तो और अभी 5 से 6 महीने हो गए हैं और अभी तक वोयेजर 1 का सिस्टम यही गार्बेज वैल्यू ही भेज रहा है। और दोस्तों, इस गार्बेज वैल्यू को वापस से ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने सिस्टम को बंद कर रीस्टार्ट भी करके देख लिया है, पर वोयेजर 1 का ये इशू रिजोल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और साथ ही में अब वो लोग जीवित भी नहीं है जो वोयेजर 1 के लॉन्च के समय इस मिशन से जुड़े हुए थे, जिस करके साइंटिस्ट उस पुराने जमाने के सिस्टम को आसानी से समझ नहीं
नहीं पा रहे कि आखिरकार दिक्कत आ तो आ कहाँ रही है। तो हो सकता है कि वॉयेजर 1 के अंत की शुरुआत हो गई हो और इसने हमें हमेशा के लिए अपना प्रीशियस डेटा प्रोवाइड करना बंद कर दिया और साथ ही में अब ये सिर्फ इनफिनाइट स्पेस में घूमता ही चला जाएगा। और दोस्तों, अगर साइंटिस्ट इस वॉयेजर 1 से कनेक्शन बना भी लेते हैं तो भी दोनों वॉयेजर यानी कि वॉयेजर 1 इंक्लूडिंग वॉयेजर 2 दोनों सिर्फ 2036 तक ही काम करेंगे। उसके बाद वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि 2036 के बाद दोनों डीप स्पेस नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे और ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां तक हम इंसान आज तक के समय में कनेक्शन ही नहीं बना पाए हैं। और साथ ही में इसमें आरटीजे सिस्टम भी काफी कमजोर हो जाएगा और वो जिस करके दोनों वॉयेजर की पावर सप्लाई भी कट हो जाएगी और फिर मानवीय जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा के लिए हिस्ट्री बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार कैसे वॉयेजर 1 अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।